हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड फुल फॉर्म के बारे में, जिन्हें आप अक्सर प्रयोग में लाते हैं। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्व सेवा बैंकिंग है, जिससे हम बैंक जाए बिना किसी मानव टेलर से बातचीत किए बिना नकदी निकाल सकते हैं और कई वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। कैश निकालने वाला पहला एटीएम 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में लगाया गया था। वहीं भारत में पहली बार एटीएम सर्विस की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब एचएसबीसी ने इस मशीन को मुंबई में लगाया था। आप सभी जानते हैं कि एटीएम मशीन से हम लोग पैसे निकालते हैं, तो इस एटीएम मशीन का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है और इसकी सबसे पहले स्थापना 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में हुआ था और भारत में एटीएम की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब एचएसबीसी बैंक ने इस मशीन को लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग में आईएफएससी का मतलब क्या होता है? बैंकिंग में आईएफएससी का मतलब क्या होता है, यानी आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आईएफएससी यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। यह एक 11 डिजिट का कोड होता है। इसे बैंक की किसी विशिष्ट शाखा की पहचान संख्या के तौर पर बनाया जाता है कि इन्हीं दो बैंक खातों के बीच ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए आईएफएससी कोड प्रदान करना होता है। जैसे कि अगर मान लो आपको किसी बैंक के खाते में पैसे भेजना है, तो उसके लिए आईएफएससी कोड जो होता है वो ज़रूरी होता है। बिना आईएफएससी कोड के पैसे हम नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनईएफटी। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, यानी एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी एनईएफटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। इसे नवंबर 2005 में शुरू किया गया था। यह सेटअप बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित और संचालित किया गया था। एनईएफटी भारत में बैंक ग्राहकों को किसी भी दो एनईएफटी सक्षम बैंक खातों के बीच एक से एक आधार पर धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है। यानी जब किसी के खाते में पैसे भेजना होता है तो उसे एनईएफटी के द्वारा भेजा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकिंग में आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? बैंकिंग में आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। आरटीजीएस एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है। यह भारत में पैसे ट्रांसफ़र करने का सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका है। आरटीजीएस के जरिए एक व्यक्ति भारत के किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकता है। जिस तरह से एनईएफटी के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी तरह से आरटीजीएस के द्वारा भी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमआईसीआर। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है, यानी एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, MICR कोड का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। 1980 के दशक में 1980 के दशक में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित और प्रभावी भुगतान के लिए इस 9 अंकीय कोड को पेश किया था। MICR कितने अंक का होता है? तो 9 अंक का कोड होता है एक, जिसके द्वारा पैसे का लेन देन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है KYC। KYC का पूरा नाम क्या है, यानी KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। इसका मतलब है अपने ग्राहक को जाने। नो योर कस्टमर का क्या मतलब होता है? अपने ग्राहक को जाने। यह एक प्रक्रिया है जिसके जरिए बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य संस्थाएं अपने ग्राहकों की पहचान और पते की जानकारी हासिल करती है। KYC के द्वारा बैंक, बीमा कंपनियां, अन्य सरकारी संस्थाएं अपने ग्राहकों की पहचान और पते की जानकारी हासिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बैंकिंग में स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है, यानी स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सुरक्षित संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन देन संबंधित सूचनाओं और निर्देशों का सुरक्षित आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जिस तरह से हम IFSC कोड या NEFT कोड के द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजते हैं, उसी तरह से अगर देश के बाहर पैसे भेजना होता है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। बिना स्विफ्ट कोड के हम एक देश से दूसरे देश पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, CRR का मतलब क्या होता है? CRR का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैंकिंग के लिए भारत में लागू नियमों के अंतर्गत हर बैंक को अपने पास मौजूद कुल कैश रिजर्व का एक तयशुदा हिस्सा RBI के पास रखना अनिवार्य होता है और इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात या CRR कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IPO का मतलब क्या होता है, यानी IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, IPO तब होता है जब कोई निजी स्वामित्व वाली कंपनी खुले बाजार में शेयर सूचीबद्ध करती है। ऐसा करने पर शेयर आम जनता द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। फिर जो लोग इन शेयरों को खरीदते हैं वे शेयरधारक बन जाते हैं और निगम के मालिक बन जाते हैं। यानी IPO का मतलब साधारण भाषा में समझें, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है और उसके बाद अपने शेयर को आम जनता द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराती है, तो इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, GDP का पूरा नाम क्या है, यानी GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि GDP ठीक वैसे ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। यानी GDP से पता लगता है कि कोई देश कितना तरक्की कर रहा है और कितना वो आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
बैंकिंग में एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब है बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया ऋण अग्रिम राशि उधारकर्ता की ओर से कम 90 दिनों तक न चुकाए जाने की स्थिति में, ऋण न चुकाने की स्थिति में ऋणदाता के लिए यह ऋण आय उत्पन्न नहीं करता है। यानी जब ऋणदाता 90 दिनों के अंदर उस ऋण को नहीं चुका पाता है तो उसे एनपीए कहते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, क्योंकि उससे कोई आय उत्पन्न नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यह एक निश्चित भुगतान राशि है जो उधारकर्ता द्वारा हर महीने एक निश्चित तिथि पर ऋणदाता को दी जाती है। यानी जब भी आप कोई भी सामान ईएमआई में लेते हैं या आपने लोन लिया तो उसकी ईएमआई बनती है, एक फिक्स्ड अमाउंट बनता है जिसे हर महीने ऋणदाता उसे पे करता है, तो उस फिक्स्ड अमाउंट को ईएमआई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में किसी व्यवसाय में किया गया निवेश। यह सीमा पार निवेश की एक श्रेणी है। इसमें कोई निवेशक किसी दूसरे देश के व्यवसाय में निवेश करता है, तो इसे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ के उस व्यवसाय में जब वह निवेश करता है तो उसे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टीडीएस का पूरा नाम क्या है? यानी टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, टैक्स डेडुकेटेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डेडुकेटेड एट सोर्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीडीएस यानी आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित आय अर्जित करने के समय कटौतीकर्ता द्वारा कटौती की गई राशि की ओर से कर का संग्रह करना तथा उसे सरकार के पास जमा करना ही टीडीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एफआईआई का पूरा नाम क्या है? एफआईआई का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हिंदी में इसे विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। यह एक निवेशक या फंड होता है जो अपने देश के बाहर निवेश करता है। भारत में एफआईआई को अक्सर वित्तीय बाजारों में निवेश के लिए संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एनएसडीएल का मतलब क्या होता है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह भारत की पहली और प्रमुख संस्था है जो डिपॉजिटरी और डीमैट अकाउंट सेवाएं प्रदान करती हैं। इसकी स्थापना अगस्त 1996 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है। यानी जब आपको यदि डीमैट अकाउंट खोलना हो तो आपको एनएसडीएल के द्वारा ही खोला जाता है, या पैन कार्ड वगैरह बनता है तो भी एनएसडीएल के द्वारा ही बनाया जाता है। दूसरी डिपॉजिटरी कंपनी जो है उसका नाम है सीडीएसएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिबिल का पूरा नाम क्या है? सिबिल का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो सिविल का फुल फॉर्म कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिविल यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यह एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जो व्यक्तियों और संगठनों की सभी क्रेडिट संबंधित गतिविधियों के रिकॉर्ड के रखरखाव में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी जब भी आप किसी को आजकल पेमेंट करते हैं तो बोलते हैं यूपीआई कर दो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा इसका? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूपीआई की मदद से किसी भी बैंक खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। यूपीआई की मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है। सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जीएसटी का मतलब क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में कि जीएसटी का मतलब क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है माल के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री तथा सेवाओं पर लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुए केंद्र एवं राज्य स्तर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी प्रणाली दिनांक 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है पैन का मतलब क्या है? पैन का मतलब क्या है? आप लोग पैन कार्ड इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा कि पैन का मतलब क्या होता है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला एक 10 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है। यह भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में काम करता है। किसी व्यक्ति के सभी कर संबंधी लेन देन और जानकारी को उसके पैन नंबर के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एनएससीएच का पूरा नाम क्या है? एनएससीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट्स और सरकारी विभागों के लिए एनएससीएच नामक एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा लागू की है। क्वेश्चन नंबर 23। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस है, सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसका मतलब है जब कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी से वाणिज्यिक लोन लेती है यानी व्यावसायिक लोन लेती है
तो इसे ईसीबी कहते हैं। ईसीबी के जरिए ली गई रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट या ज़मीन खरीदने के लिए नहीं किया जाता है। यानी जब कोई भी भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी से व्यावसायिक लोन लेती है तो इसे ईसीबी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंकिंग में रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो आप लोगों ने सुना होगा, रेपो रेट। तो रेपो का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेपो। रेपो का मतलब क्या है? यानी पुनर्खरीद समझौता। रेपो का मतलब है पुनर्खरीद समझौता। यह वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो दर मौद्रिक नीति का एक अहम साधन है। इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देते हैं और उस पर जो ब्याज तय होता है उसे रेपो दर कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पीपीएफ का मतलब क्या है? इन पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यह भारत सरकार की एक लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजना है। इसमें निवेश करने पर कई तरह के फायदे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकों में एफडी आरडी खोला जाता है, तो आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट यह एक तरह का निवेश है जिसमें हर महीने एक तय रकम जमा की जाती है। यह एक सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प है। आरडी यानी हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको खाते में जमा करना होता है। जैसे आपने 500 रुपये का आरडी खुलवाया तो हर महीने आपको 500 रुपये, आप जितने साल के लिए खुलवा रहे हैं, 5 साल, 10 साल या 2 साल, तो आप उतने साल तक हर महीने 500 रुपये जमा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भीम। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम ऐप आप लोग चलाते होंगे, एक पेमेंट ऐप है, तो इस भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन है इसके, तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी यह एक भुगतान ऐप है जिसके ज़रिए यूपीआई का इस्तेमाल करके आसानी से और तेज़ी से लेन देन किया जा सकता है। भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने डिज़ाइन किया है। इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पिन। पिन का पूरा नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यह एक गुप्त कोड होता है जिसका इस्तेमाल अपने खातों तक पहुंचने और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सीवीवी। सीवीवी का मतलब क्या होता है? आप लोगों के पास एटीएम या क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके पीछे एक सीवीवी नंबर होता है जो 3 अंक का होता है। तो इस सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीवीवी यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लिखा हुआ एक कोड होता है। यह कोड कार्ड के पीछे हस्ताक्षर पट्टी पर होता है। ज़्यादातर कार्ड में 3 अंकों का यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टैन। टैन का फुल फॉर्म क्या है? जिस तरह से पैन कार्ड होता है उसी तरह से ये टैन होता है, यानी टैन नंबर होता है। तो इस टैन का
फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टैक्स डेडिकेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैन कार्ड। जिस तरह से पैन कार्ड होता है उसी तरह से टैन कार्ड भी होता है। यह भी 10 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। टैन का फुल फॉर्म टैक्स डेडिकेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। यह उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो टैक्स की कटौती या उसे जमा करते हैं, यानी जो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, फाइल करते हैं, उन सभी लोगों के लिए टैन ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड फुल फॉर्म के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।